नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं सीटेट जेटेट या फिर इस प्रकार के जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बाल विकास अर्थात सीडीपी का एमसीक्यू सीरीज का तीसरा भाग। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम पूरा कर चुके हैं, जो कि एमसीक्यू सीरीज का है। इसमें हम वे सारे प्रश्न को देखते हैं जो आज तक सीटेट या फिर अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं को एमसीक्यू के रूप में। और अगर आपने इसका पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें और आप अपने आने वाले परीक्षाओं की तैयारी को और भी मजबूत कर लें। तो आइए देखते हैं आज एमसीक्यू सीरीज सीडीपी में से तीसरा चैप्टर सीरीज नंबर 3, आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव। पहला प्रश्न में है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, इसका मतलब है वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है व्यक्ति और बुद्धि में कैसा होता है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। किसका? वंशानुक्रम की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाम मात्र की भूमिका है। देखिए, वातावरण आनुवांशिकता प्रभाव डालते हैं, लेकिन वातावरण ज़्यादा प्रभाव डालता है, वो आनुवांशिकता वहाँ पर प्रभाव वह भी डालते हैं, लेकिन व्यक्ति एवं बुद्धि में उसका प्रभाव बहुत कम होता है। किसका? वंशानुक्रम की। इसलिए नाम मात्र का भूमिका है। दूसरा क्वेश्चन जो सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पर हम 2011 से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक उन सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं किस चैप्टर से? आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव के चैप्टर से। तो 2011 का क्वेश्चन है ये, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा माना जाता है? ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी अस्थिर, या फिर ऑप्शन डी प्राथमिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अस्थिर, स्टैटिक। आनुवांशिकता को अस्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अस्थिर सामाजिक संरचना, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। गत्यात्मक मतलब वो जो क्या नहीं हो सकता है, गतिशील नहीं है, ये अस्थिर है। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। आप ओपी टेट 2011 का प्रश्न है। अगर कोई छात्र आपके क्लास में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उससे संबंधित क्वेश्चन है। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर ऑप्शन डी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, अगर कोई छात्र देर से आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। आखिर क्या कारण है जो बच्चे देर से आते हैं? सही आंसर ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन, विद्यार्थी में यह वांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सा पद्धति है? यूपी टेट 2011 का प्रश्न है। विद्यार्थी में यह वांछित व्यवहार को परिवर्तित करना है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों या फिर विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी यह वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, या फिर ऑप्शन डी इसकी उपेक्षा करना। तो देखिए, अगर विद्यार्थी में यह वांछित व्यवहार को परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? या वांछित व्यवहार के कारण को ढूंढेंगे और फिर उसके उपचार का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ओपी टेट 2011 का ही प्रश्न है।
किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी सहभागिता या फिर ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। देखिए इनमें चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन जो इन सबों में ज़्यादा सटीक है वो है आज्ञाकारिता। विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो है आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पीटेट पंजाब टेट 2011 का प्रश्न है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवांशिकता या फिर ऑप्शन डी होम्योस्टेसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आनुवांशिकता। हम लोग चैप्टर का नाम भी वही आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो आनुवांशिकता माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। अगर कोई गुण सकारात्मक है तो वो कहलाता है। ये पंजाब टेट 2011 का प्रश्न है। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण हैं। तो सकारात्मक गुण है, इसको किससे कहेंगे सकारात्मक गुण, उसी को देखते हैं। परिवेश का प्रभाव, हाउथॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम, परिवेश का प्रभाव। तो सकारात्मक गुण जो है कौन है इनमें से, उसी को जानना है। तो याद रखना परिवेश का प्रभाव सकारात्मक गुण है, हेलो इफेक्ट जिसको कहेंगे, और उसी से माता पिता अनुमान लगाएं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण है। बिहार टेट 2011 बीपीएससी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जो कि सब का प्रभाव उस पर पड़ता है। बिहार टेट 2011 का यह प्रश्न है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति का विकसित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी आर्थिक प्रभाव या फिर ऑप्शन डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो देखिए अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का जो प्रमुख कारण है वो सबसे ज़्यादा सटीक जो आंसर यहाँ दिख रहा है वो है परिवार का वातावरण। परिवार का जिस प्रकार का वातावरण होगा वैसा ही बच्चे बाद में महसूस करेंगे और फिर वैसा ही वो विकसित होंगे। हो सकता है अगर उसके परिवार में अपराधी प्रवृत्ति वाले अधिक हैं और फिर आस पड़ोस में उसको अपराधी प्रवृत्ति का वातावरण मिल रहा है तो वो अभी अपराधी प्रवृत्ति के रूप में विकसित होंगे। अगला क्वेश्चन सीटेट 2012 का प्रश्न है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, ध्यान देना है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक वातावरण करना है, इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियाँ, ग्रुप एक्टिविटी जिसको कहते हैं, के दौरान समाज भीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति मतलब अलग अलग समुदाय के लोगों के अनुसार यहाँ पर समूह बनाने की अनुमति देने। तो अलग अलग समुदाय
को वहाँ साथ मिलकर पढ़ाना है, अलग अलग तो करना है नहीं। दूसरा, सकारात्मक अंत पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। चलिए देखते हैं और आगे। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए या फिर विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये ज़्यादा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका। किसी भी प्रकार का बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कारक कौन है ये पूछा जा रहा है। सीटेट 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति या फिर ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। तो देखिए आनुवांशिकता संबंधी जो कारक हैं वो है इसमें आँखों का रंग। बाकी इसमें थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन ज़्यादा सटीक जो आंसर है वो है आँखों का रंग। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति ये भी लगभग वातावरण का ही प्रभाव है। निम्नलिखित में से अतिरिक्त खाली जगह निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। तो निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मक, शारीरिक गठन। वातावरणीय कारक जो है कौन है? तो इसमें यहाँ देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता भी है, संस्कृति भी है, शिक्षा की गुणात्मक है, लेकिन इसके अलावा एक है ऑप्शन नंबर डी में शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब देखिए ये तीनों का तीनों वातावरणीय कारक है, लेकिन ये जो है शारीरिक गठन वो उसका अलग है, शारीरिक कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सीटेट 2012 का प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक सिंगल अभिभावक वाले जो हैं, सिंगल पेरेंट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? सिंगल पेरेंट का मतलब हो सकता है सिर्फ माता हो पिता ना हो, या फिर सिर्फ पिता हो माता ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन ये दिया है, अस्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ यानी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए अगर एकल पेरेंट वाले हैं और उनके साथ अगर हम अलग अलग व्यवहार करेंगे तो शायद दिन भर या फिर कक्षा के समय उनको ये याद आता रहे कि वो एकल पेरेंट के बच्चे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को अनदेखा करेंगे कि वो एकल अभिभावक के हैं और ऐसे बच्चे के साथ इन बच्चों के समान ही व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन सीटेट 2013 का प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देता है। समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी ऑप्शन में आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो यहाँ जो सबसे सटीक आंसर है वो है समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये दोनों योगदान जो है योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की
व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चूँकि इसको हम लोग पहले भी देखे थे। सीटेट 2011 का प्रश्न है ये, और उस समय हम लोग आंसर जाने थे नाम मात्र भूमिका होती है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चूँकि टेट 2013 में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको लिख लिया फिर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां सीटेट 2014 का प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ये था। ऑप्शन बी, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक प्रभावित करती है। कौन? आनुवांशिक बनावट परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए सहोदर भाई बहन का होता है। या फिर ऑप्शन डी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो गोद लिए गए सहोदर भाई बहन मतलब दोनों सौतेला भाई जो हो गया, दोनों का एक जैसा नहीं होगा। और फिर अगर कहीं दोनों सहोदर भाई बहन है और कहीं गोद अलग अलग जगह ले लिए तो वातावरण का प्रभाव अलग अलग हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक प्रभावित करती है। इसका मतलब आनुवांशिक बनावट अगर बढ़िया नस्ल के बच्चे हैं और उसको परिवेश भी बढ़िया मिल गया है तो और भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। प्रत्युरात्मक का मतलब उसको कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट में होगा, गुणात्मक रूप में उसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सीटेट 2014 का प्रश्न है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण। सही आंसर है इसका वातावरण एवं जीव विज्ञान प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में संबंधित है। किससे? वातावरण एवं जीव विज्ञान से। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक जहाँ नहीं होता है उस प्रकार के विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे यह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ऑप्शन बी, लड़कियां को यह लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का समान करता है। ऑप्शन सी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। या फिर ऑप्शन डी, विज्ञान मेला को प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां में यह लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। ये सारे ऑप्शन देख लिए। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होते हैं? तो दूसरों बच्चों को संवेदनशील बनाता है। ऑप्शन नंबर ये है। वे यह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। अगर कम प्रतिबंधित विद्यालय है तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको संवेदनशील बनाएगा और उससे क्या होगा, जो यह लाभान्वित बच्चे हैं उनको नहीं दबाएंगे और नहीं नीचे दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। उन्नीसवां प्रश्न, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? सीटेट 2015 का प्रश्न है। उच्च कक्षाओं में कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है?
तो ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अध्यापकों के लिए निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। ऑप्शन सी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और फिर ऑप्शन डी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेन देन के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर के कक्षाओं में कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये सही है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? और इसका जो है सो प्राकृतिक पोषण विवाद में, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में हमारे आसपास का वातावरण, ऑप्शन बी में है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर ऑप्शन डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक पोषण विवाद बोला गया है। तो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, प्राकृतिक पोषक में जैविक जरूर आएंगे, इसको ध्यान रखना है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, सीटेट 2015 का प्रश्न है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या फिर डी नंबर में कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पर उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। यूपी टेट लेवल 1 2015 का प्रश्न है। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान है, तो किसका सोपान है प्रथम? तो याद रखना है प्रत्यक्षीकरण का। किसका है? प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी भी चीज़ को अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वह प्रथम सोपान है संप्रत्यय निर्माण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? यूपी टेट लेवल 1 2015 का प्रश्न है। ऑप्शन ए अंडाणु, अंडाणु के बाद शुक्राणु, शुक्राणु के बाद ब्लास्टोसिस्ट, फिर जुग्मनज। ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस, जुग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में था, ऑप्शन बी में है ब्लास्टिस, अंडाणु, शुक्राणु, जुग्मनज, और फिर ऑप्शन डी अंडाणु, शुक्राणु, जुग्मनज, ब्लास्टोसिस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, ये आप सब जानते हैं, और ये दोनों मिल के जुग्मनज बनाते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, ऑप्शन ये इसमें भी है। लेकिन इसके बाद बता दिया है ब्लास्टोसिस्ट, तो अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद जुग्मनज बनते हैं, उसके बाद होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न, व्यवहारवादी खाली जगह ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। यूपी टेट 2015 का लेवल 1 का क्वेश्चन है। और ये कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन वाटसन का है। किसका है? वाटसन का। वाटसन का क्या कहना है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। 25वां प्रश्न, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन कैसा है? ये क्वेश्चन 2016 के सीटेट में पूछा गया है।
ऑप्शन ए में दिया है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही। तो याद रखना है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बहुत से शोध में यह सिद्ध होता है कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। टेट लेवल 1 2016। टेट का मतलब राजस्थान टेट। वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनास्टसी या फिर डी कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, बी नंबर रॉस। वातावरण से संबंधित जो विचार दिए हैं किसने दिए हैं? रॉस ने दिए हैं। टेट 2016 लेवल 1 का क्वेश्चन यह भी है, निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन है? समानता, विभिन्न, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो देखें वंशानुक्रम के नियम ये तीनों है, लेकिन ये अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न, समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में, तो समान महिला में कैसा गुणसूत्र होता है? यह साइंस का विषय है, आप लोग इसको पढ़ें तो याद रखना है। एक्स एक्स गुणसूत्र होता है महिला में और एक्स वाई गुणसूत्र होता है पुरुष में। अगर एक्स एक्स पुरुष से भी एक्स गया और महिला से भी एक्स गया तो बन जाएगी लड़की, और अगर महिला से एक्स गया और पुरुष से फिर वाई गया तो फिर होगा लड़का। इसलिए एक चीज़ और याद रखना है, लड़का और लड़की जो होने का कारण है उसमें दोष महिलाओं का नहीं पुरुषों का होता है। याद रखना है, महिलाओं में बस एक ही होती है, समान महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह के अनुसार बालक के विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड या डी थॉर्नडाइक। तो ये वुडवर्थ का कथन है। किसका? वुडवर्थ। क्या कहते हैं वुडवर्थ? तो वुडवर्थ कहते हैं बालक के विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। प्रत्ययों के बनते रहना एक खाली जगह प्रक्रिया है, यूपी टेट 2016 का है। विषम प्रक्रिया है या नियमित प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया या संचयी प्रक्रिया है? तो सही आंसर होगा डी नंबर, संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। खाली जगह जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर युत्सा? जन्मजात व्यक्ति गुणों का गुणनफल है। सही आंसर इसका होगा वंशानुक्रम। क्या होगा? वंशानुक्रम। गुणनफल नहीं, योगफल है। अगला प्रश्न, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं समान संयुक्त कोशिका में? तो याद रखना है 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। कितने? 23 कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े की संख्या 23। अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? यूपी टेट लेवल 2 2017 का प्रश्न है। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत,
ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी मनोलैंगिक विकास। तो एल्बर्ट बंडूरा का संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन हरियाणा टेट लेवल 1 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक, आर्थिक, या सभी विकल्प सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं क्योंकि पर्यावरणीय कारक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी और आर्थिक भी। अगला प्रश्न आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सी टेट लेवल 1 2018 का प्रश्न है। विकास में कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन डी पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? यूपी टेट लेवल 1 2018 का प्रश्न है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रिया, व्यक्तिक, या फिर व्यवहार परिमार्जन? तो सही आंसर है इसका सूचना प्रक्रियाकरण। यूपी टेट लेवल 1 2018 का प्रश्न है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। और ये 38वां प्रश्न एक बालक के आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है? आहार का मतलब भोजन, किसी बच्चे की लंबाई क्या होगा ये प्रभावित करता है। यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। विकास किससे प्रभावित होता है? इस प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है उसमें आनुवांशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, या फिर निरंतरता द्वारा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उसको पहले देख लेते हैं। एक बालक के आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है। यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा। जैसे बात आ गई चिंतन करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, तो याद रखना ये वातावरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? वातावरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 39वां प्रश्न जो कि सी टेट 2019 का प्रश्न है। कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को जटिल सार्थक समस्याओं आधारित गतिविधियों में लगे रहना के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके
वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की चेष्टा करते हैं। अभी तक हम लोग 3 देखें, तीनों का तीनों पॉजिटिव वे में है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं, संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी को देखते हैं क्या है। अध्यापक विशिष्ट छात्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ये गलत पॉइंट है, तो ये नहीं होगा। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो गया। कौन? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अध्यापक विशिष्ट छात्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं, यहाँ तक ठीक है, तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ये गलत है और इसलिए आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो कि CTET 2019 का प्रश्न है। कब का? CTET 2019 का प्रश्न है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। और फिर ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सटीक आंसर है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 41वां प्रश्न है और 41वां प्रश्न में कह रहा है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होती है? पूर्व निर्धारित, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग देखे थे आँखों का रंग। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, CTET 2022 में भी पूछा गया है, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को CTET 2013 में पूछा गया था। तो कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होती? तो आँख का रंग। चूँकि आँख का रंग बाद में नहीं बदल सकते, शिक्षा में रुचि बदल सकते हैं, शैक्षणिक सफलता बदल सकते हैं, मित्रों का चयन बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ जो आनुवंशिकता होता है जो बदल नहीं सकता है, किसी के आँख का रंग बदल नहीं सकता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न। इससे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रयास रहेगा आप लोगों का कमेंट के अनुसार हम खुद को बदल पाएँ। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? CTET 2022 का प्रश्न है। केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, विकास का परिणाम पूछ रहा है तो याद रखना है विकास के परिणाम में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया होता है। तो इन सब का ही परिणाम होता है बच्चों का विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव से संबंधित जो हमें MCQ को लेकर आए थे, अब इसको हम समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।